जो भी लोग हैं जो प्योरिटी की बात करते हैं, मेरी उनसे गुजारिश ये है कि अब तो ये संभव है ना, डीएनए टेस्ट करवा लें। उसमें जो वो आए थे डबल हम्प्ड कैमल्स, उनकी औलादें अब भी वहाँ दाख में हैं कि जिस दिन बच्चा जन्म लेता है, बल्कि उससे पहले जब वो कंसीव हो, उसके साथ क्या क्या होने वाला है सब कुछ पहले से तय है। भगवान की इच्छा के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो जो आदमी एक्सीडेंटली मरा है, उसकी मौत तो ऐसे ही मरना लिखी हुई थी। तो अगर ऐसा है तो फिर भूत कैसे होंगे? भूत तो होंगे ही नहीं। बस इफ आज की दिल्ली में से सारे माइग्रेंट्स को निकालो, बचेगा ही नहीं कुछ। उसके साथ क्या क्या गायब हो जाएगा, ये भी तो सोचो। दिल्ली ही नहीं बचेगी सर। द वर्ड बिरयान मीन्स कैरामलाइज्ड अनियन। ओके, कैरामलाइज्ड अनियन, वो ये वर्ड बिरयानी है, वहां से निकला है। so we can officially say that without those onions, it's not a biryani. Hi everybody, welcome to the Near Circle. यहाँ पे हमारे साथ आज मिस्टर सोहेल हाशमी हैं. He's, I think for me, he's the first oral historian, which he'll tell us about more. And सर, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन, आपको हिस्ट्री में कैसे आना हुआ और ओरल हिस्ट्री क्या होती है, ओरल हिस्टोरियन क्या होता है एक तरीके से? देखिए, वो सिलसिला ये है कि माय फादर, he among so many other things, he also dabbled in archaeology. तो और वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री है, उसका आर्कियोलॉजी म्यूज़ियम उन्होंने सेटअप किया था, और वो कुछ एक्सकेवेशंस में भी गए थे। उनका बचपन से इंटरेस्ट आर्किटेक्चर में था। तो हर हफ्ते शनिवार इतवार वो दिल्ली हुआ करते थे, और अगर मौसम अच्छा होता था तो वो हमको किसी एक इलाके में, जो उस वक्त के जो खंडर थे, जो अब भी हैं, वो दिखाने जाते थे। और उन्होंने हमको वो क्रोनोलॉजिकली दिखाए। तो जो अर्लीस्ट स्ट्रक्चर्स हैं उनसे शुरू करके, As a historian should. हाँ, और उन्होंने हमको ये भी दिखाया कि कैसे बिल्डिंग मटेरियल और बिल्डिंग की टेक्निक चेंज होती है, और उससे कैसे आर्किटेक्चर चेंज होता है। और उन्होंने हमको दिखाया कि कैसे जो ट्रेबिएटेड ओपनिंग होती है, 2 पिलर्स एंड अ बीम, जैसे हम आज भी अपने दरवाजे और खिड़कियाँ बनाते हैं, वहाँ से लेके कॉर्बेल आर्च, और कॉर्बेल आर्च से ट्रू आर्च कैसे इवॉल्व हुई। कॉर्बेल आर्च एंड ट्रू आर्च? कॉर्बेल आर्च वो होती है कि इसके थोड़ा सा ज़रा सा लंबा एक्सप्लेनेशन है। जो पहले घर इंसानों ने बनाए होंगे, तो जब वो रॉक शेल्टर से निकल के उन्होंने बाहर रहना शुरू किया, तो वो शुरू में तो लकड़ी से बने होंगे, पेड़ों की टहनियों से बने होंगे, कांटे वाली झाड़ों से उन्होंने अपना एक प्रोटेक्टेड एरिया बनाया होगा, और आने जाने के लिए कुछ ओपनिंग रखी होगी। बाद में जब उनके पास लकड़ी काटने के औजार आ गए, इवॉल्व हो गए, तो उन्होंने शायद 2 पेड़ के तने ज़मीन में गाड़ दिए होंगे, और उसके ऊपर जहाँ वो ट्री ट्रंक स्प्लिट होता है और 2 ब्रांचेस बनती हैं, वहाँ पे एक और मोटी सी ब्रांच रख दी, तो वो एक दरवाज़ा बन गया आने जाने के लिए। और अभी आप जंगलों में चले जाएं, आदिवासियों के घरों में चले जाएं, तो बहुत सारे वो घर की ओपनिंग ऐसी ही होती है। बिल्कुल। उसके बाद इससे इवॉल्व होके चौखट बनी। बिल्कुल। और हमने लकड़ी में जॉइंट करने की टेक्निक सीखी। तो जैसे आज हम अपने पलंग की चारपाई में चूल में सुराख करते हैं, और उसमें वो बांस फंसाते हैं, उसके ऊपर फिर खटिया बनती है। तो वही टेक्निक दरवाजे और चौखट में आज भी इस्तेमाल होती है, वुड जॉइंटिंग की टेक्निक। हज़ारों साल बीतने के बाद जब हमने आयरन डिस्कवर किया, और उसके बाद प्योरली एक्सीडेंटली हमने कार्बन स्टील बनाना सीखा। हमें कार्बन के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन ये हुआ होगा कि हमने
जो कच्चा लोहा है उसको खोद के निकालना सीखा, उसको पकाना सीखा, उससे लोहा निकला। और फिर कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने लोहे को गलाया, उससे कुछ बनाया, फिर उसे पिघलाया, फिर ये बार बार करते करते उन्होंने देखा कि ऐसा लोहा तैयार हो गया है जो शार्प एज ले सकता है, और उसकी एज इतनी स्ट्रांग होती है कि वो पत्थर को भी काट सकता है। तब हमने दुनिया भर में तभी पत्थर काटना सीखा गया। और ये पत्थर काटने की कला जब तक विकसित नहीं हो सकती जब तक हमारे पास कार्बन स्टील नहीं है। और वो आज से लगभग 4000 साल पहले हुआ। उससे पहले पत्थर काटने के और कुछ तरीके थे, लेकिन बहुत स्लो तरीके थे। एक नरम पत्थर के ऊपर सख्त पत्थर को घिस के शक्ल बनाई जाती थी, लेकिन उसमें महीनों लगा करते होंगे। कार्बन स्टील के बाद हमने पत्थर काटना सीख लिया, और उसके बाद हमने पत्थर की चौखट बनाई। अब पत्थर की चौखट बनाने के बाद अगर हमने उसके ऊपर बड़ा फाटक बना दिया तो वो बीम जो होती थी ऊपर की, जिसे हम बीम कहते हैं, वो कई बार अपने वजन में ही टूट जाती थी। अगर बड़ा सा फाटक बना, बड़ा सा आपने ट्रेबिएटेड ओपनिंग बनाई, क्योंकि पत्थर में टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती, लकड़ी में टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, वो बहुत सारा बोझ ले सकती है। जैसे आप अपने घर की बुक शेल्फ के बारे में सोचें, 1 सेंटीमीटर का फट्टा होता है, उस पर आप कितनी किताबें रख देते हैं। ज़्यादा किताबें रख दें तो वो झूल जाता है, लेकिन टूटता So essentially, wood was more efficient than stone. हैड ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो लेकिन पत्थर से अगर आपने बनाया और उसके ऊपर आपने दूसरी मंजिल बना दी तो वो बीम टूट जाती थी और घर गिर पड़ता था। इसे ओवरकम करने के लिए कॉर्बेल आर्च बनी। आपने 2 पिलर रखे, उसके ऊपर 2 पत्थर ऐसे रखे जो थोड़े दीवार में धंसे हुए थे, फिर उसके ऊपर 2 और रखे, फिर 2 और रखे, उसके ऊपर बीम रख दी, तो इस शक्ल की आपकी आर्च बनती थी। तो आप जितने पुराने हमारे मंदिर हैं, खजुराहो देख लीजिए, कोणार्क देख लीजिए, रामेश्वरम देख लीजिए, कहीं के भी पुराने मंदिर, न सिर्फ हिंदुस्तान में, जितने विदेशों में भी जहाँ भी आप जाएंगे, वहाँ जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं वो कॉर्बेल आर्च है। कॉर्बेल आर्च से इवॉल्व होकर ट्रू आर्च बनी, जो हिंदुस्तान में पहली बार, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, 1287 के बाद आई। उससे पहले हमारे पास ट्रू आर्च नहीं है। तो ये एवोल्यूशन जो है, ये बहुत लंबे समय में हुआ है। आप केव्स में, नेचुरल केव्स में रहते हैं, वो चट्टान में कहीं एक थोड़ी सी लेज निकली हुई है, उसके नीचे आप बारिश से, ठंड से बचने के लिए रुक जाते हैं। फिर आपने बाहर निकल के अपने घर बनाने शुरू किए। वो झाड़ झंकार से बने होंगे, फिर मिट्टी से बने होंगे, फिर कहीं जाके पत्थर से, लकड़ी से बने होंगे, फिर पत्थर से बने होंगे। ये पूरी एक प्रोसेस है एवोल्यूशन की। ज़िंदगी में हर चीज़ में एवोल्यूशन हुआ है, इसमें भी एवोल्यूशन हुआ। और तो वो हमारे फादर ने हमको दिखाया कि कैसे पहले ऐसे दरवाजे बनते थे, फिर ऐसे बनते थे, फिर ऐसे बने, और आर्च के आने के बाद क्या हुआ। क्योंकि जब तक आर्च नहीं है, जब तक आपके पास वॉल्टेड रूफ नहीं आती, और वॉल्टेड रूफ से इवॉल्व होके डोम बनता है। तो ये उन्होंने हमको दिखाया कि शुरू में जितनी मस्जिदें बनी हैं उनमें मीनार नहीं है। दिल्ली में पहली मस्जिद जिसमें ऐसे मीनार हैं जिस पे आप चढ़ सकें, वो शाहजहां ने बनाई 17वीं शताब्दी में। उससे पहले की दिल्ली की किसी भी मस्जिद में मीनार है ही नहीं। बट सर, कुतुब मीनार तो थी उससे पहले। कुतुब मीनार थी, लेकिन कुतुब मीनार का मस्जिद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो विक्ट्री टावर है, और जो ओरिजिनल मॉस्क थी वो उसके बाहर है। वो तो जब इल्तुतमिश ने अपनी उस ओरिजिनल मस्जिद को एक्सपेंड किया, तब वो मस्जिद के कोर्टयार्ड में आ गई,
और जब अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरा एक्सपेंशन किया तब उसने बहुत बड़ा एक्सपेंशन किया और उसने एक और मीनार बनाना शुरू किया जो कभी पूरा नहीं हुआ, जो अलाई मीनार कहलाता है। लेकिन अगर आप कुतुब मीनार पर भी चढ़ जाएं पहली मंजिल पर और वहाँ से आप अजान दें तो ज़मीन पे आवाज़ नहीं आती। तो बनाई क्यों गई थी? वो विक्ट्री टावर है। ओके। तो ये जो आइडिया है कि मस्जिदों में मीनार बनते हैं अजान देने के लिए, ये तो 18वीं सदी से पहले तो मीनार है ही नहीं। तो सर मस्जिद में क्यों बनाई गई मीनार है जब आवाज़ ही नीचे तक नहीं जाती? मेरा ख्याल है कि शाहजहाँ ने उसको एक प्योरली एज एन आर्किटेक्चरल एलिमेंट इस्तेमाल किया है। उसके जो 3 डोम हैं, बड़ा डोम उसके साथ में 2 छोटे डोम, उसके बाद उस पूरे स्ट्रक्चर को फ्रेम करने के लिए उसने, जो कि जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद है, उसके बाद सबने उसको कॉपी किया। तो ये भी होता होगा कि वो लुकआउट पोस्ट की तरह इस्तेमाल होते होंगे। कैन बी, दे कैन बी यूज्ड एज ए लुकआउट पोस्ट। एक और संभावना है, तमाम धर्मों में माना यह जाता है कि भगवान, अल्लाह, गॉड, जो भी आप उसको नाम दें, वो ऊपर रहते हैं। तो ये जो जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, व्हाई डू दे राइज वर्टिकली? टू रीच द गॉड। टू रीच गॉड। वो भगवान के बंदों के लिए नहीं थे ये मीनार। मंदिर के शिखर, गुरुद्वारे का निशान साहब, टेम्पल के, चर्च के स्टीपल, दिस इज एन अटेम्प्ट टू गेट क्लोजर टू गॉड। हाँ, क्योंकि आप ये देखें कि जितनी भी पुरानी दुनिया भर में जो ओरिजिनल श्राइन्स थी, टेम्पल्स थी, वो पहाड़ों के ऊपर बनते थे। जिसको भगवान की तलाश होती थी वो पहाड़ों पर चढ़ जाता था। और हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में तो विश्वास है कि भगवान तो सारे वो कैलाश पे रहते हैं, शिव जी, तो भगवानों का वास तो वो है। तो ये वहाँ तक पहुँचने की शायद कोशिश थी कि भगवानों के पास पहुँच जाएं, शायद हमारी बात सुन लेंगे। सर हम मीनारों पे तो आ गए हम लोग। जी। जैसे दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने चोर मीनार बनाई थी, एंड आई थिंक इट वाज आल्सो सिंबॉलिक बिकॉज उन्होंने वहाँ पे शायद मंगोल की गर्दन टांगी थी, इज़ व्हाट द फोकलोर सेज। क्या ये सच्चाई है? क्योंकि वहाँ पे लोग कहते हैं भूत घूमते हैं। देखिए, वो कहानियाँ तो कितनी हैं, और हम लोग तो कहानी बनाने में लाजवाब हैं, हर चीज़ की कहानी बना लेते हैं। तो लेकिन ये सुना है, हमने भी ये सुना था कि चोर मीनार उसे इसलिए कहते हैं कि जो चोरी करते थे उनके सर काट दिए जाते थे और वो उन जो होल्स हैं उनमें फिट कर दिए जाते थे। मैंने काफ़ी क्लोजली उसे इंस्पेक्ट किया है। वो होल इतने बड़े हैं नहीं कि उसमें ह्यूमन हेड फिट किया जा सके। तो एक संभावना तो ये है कि लटका दिए गए चोरों के सर काट के और भाले पे चढ़ा के और भाला उसमें फिट कर दिया, ये हो सकता है अगर ये कहानी सही है तो। पर पता नहीं ये कहानी सही है कि नहीं, कि वो इसलिए बनाया गया था या वो कोई लुकआउट पोस्ट था या इसमें से एरो शूट किए जाते थे, कोई अटैक हो वगैरह, तो उसमें तो ये संभावनाएं हैं। लेकिन कुछ और भी हो सकता है, लेकिन कहानियाँ हैं ये तो। लेकिन ये मीनार जाहिर है किसी मस्जिद का हिस्सा तो है नहीं, तो सिंबॉलिक ही होगी। सर जैसे अग्रसेन की बावली को भी बहुत हॉन्टेड कहा जाता है, तो इज इट हॉन्टेड? बिकॉज लोग कहते हैं कि वो पानी की तरफ देखते हैं, सम पीपल जस्ट उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। इज इट ट्रू और इज इट जस्ट अ स्टोरी? देखिए, एक तो हॉन्टेड का मतलब क्या है कि वहाँ भूत एनर्जी है, प्रेत ये सब होते हैं। तो क्या वास्तव में भूत होते हैं? भूत तो सारे हमारे सर में हैं, हमारे दिमाग में हैं। हम कल्पना करते हैं तो हमको भूत दिख जाते हैं। तो और कुछ लोगों की कल्पना इतनी फर्टाइल होती है, कहते हैं हम तो मिले हैं और ये हुई है बात वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप प्योरली इसको थ्योरेटिकली देखें तो विश्वास क्या है?
विश्वास सारे धर्मों में ये है कि जिस दिन बच्चा जन्म लेता है, बल्कि उससे पहले जब वो कंसीव होता है, तब उसके साथ क्या क्या होने वाला है सब कुछ पहले से तय है। भगवान की इच्छा के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो जो आदमी एक्सीडेंटली मरा है, उसकी मौत तो ऐसे ही मरना लिखी हुई थी। जिसको किसी ने छुरी मार के मार दिया, उसको वैसे ही मरना था। और जब कोई मर जाता है तो माना जाता है कि उसकी आत्मा ऊपर चली जाती है। हिंदुस्तान में माना जाता है कि उसका पुनर्जन्म होता है किसी और रूप में। तो अगर ऐसा है तो फिर भूत कैसे होंगे? भूत तो होंगे ही नहीं, भूत तो हो ही नहीं सकते। तो लेकिन ये भूतों प्रेतों की कहानियाँ जो हैं, ये तमाम धर्मों के जन्म लेने से पहले की कल्पना है। ये उस वक्त की कल्पना है जब हम सब उन आत्माओं में विश्वास करते थे जो सारे आदिवासी समुदाय करते हैं। उनका ये मानना था कि हर चीज़ में जीवन है। नदी की एक आत्मा है, पर्वत की एक आत्मा है, पहाड़ की एक आत्मा है, जंगल की एक आत्मा है, पेड़ की एक आत्मा है। हर चीज़ में जीवन है। ये आदिवासी, दुनिया भर के आदिवासी समुदायों का ये मानना था। जैसे हम में जीवन है वैसे उनमें जीवन है, जैसे हम मर जाते हैं वैसे वो मर जाते हैं, कुछ जल्दी मर जाते हैं, कुछ देर में मर जाते हैं वगैरह। तो जब से ये आत्मा और प्रेत आत्मा और दानव और ये कल्पना जब की है, और कोई भी धर्म आता है वो उन पुरानी कल्पनाओं को एक नए रूप में ढाल लेता है। तो सारे धर्मों के अंदर ये कहीं वो जिन कहलाते हैं, कहीं वो भूत प्रेत कहलाते हैं, कुछ कहीं कहीं अप्सरा कहलाते हैं। ये सब भी तो वही है ना। तो इनको किसी ने देखा नहीं है, लेकिन ये तमाम धर्मों में ये कल्पना है। तो इसका कोई रीज़न भी तो होगा कि कहीं ना कहीं सारे धर्म यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ है ऐसा। वो मेरा ख्याल है कि जितने भी धर्म हैं वो एक असल में इंसान की कोशिश है अपने सराउंडिंग्स को समझने की। और अगर उसके पास कोई जवाब नहीं आता तो वो उसके लिए कोई कारण ढूंढ लेता है। तो अब हिंदुस्तान में आप ये देखें, प्राचीन काल से, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो, दुनिया भर में ये है कि प्राचीन लोगों ने वो तमाम चीज़ें जिनको वो समझ नहीं सकते थे, उनके लिए भगवानों की कल्पना की। एक जीवन का, जन्म का भगवान है, एक भगवान मृत्यु का भगवान है, एक आकाश का भगवान है, एक पाताल का भगवान है, एक समुद्र का भगवान है, एक भगवान बारिश कराता है, एक भगवान बिजली गिराता है। ऐसे हमने दुनिया भर में किए। तो वो जिसके नाम से थर्सडे बना है, थॉर, ही इज द गॉड ऑफ थंडर। तो इस तरीके से कल्पनाएं दुनिया भर में की गई। और कमाल की चीज़ ये है कि जितने भी भगवानों की कल्पना दुनिया भर में की गई, उनका जो अपीयरेंस है वो इंसानों जैसा है। सारे भगवान 2 पैरों पे चलते हैं, 4 पैर, 6 पैर, 10 पैर वाला कोई भगवान नहीं है। जितने भगवान हैं उनके परिवार हैं, उनकी पत्नियां हैं, उनके बच्चे हैं। भगवानों को भूख लगती है, उनको नियमित रूप पर भोज दिया जाता है, और उनमें झगड़े होते हैं और भगवान नाराज़ हो जाते हैं, और उनको मनाने के लिए आपको दुनिया भर के आडंबर करने होते हैं। और कुछ भगवान तो हमेशा नाराज़ ही रहते हैं, जैसे शनिदेव। तो शनि का प्रभाव हो गया तो आपको उनके लिए कितने प्रपंच करने पड़ते हैं शनि देवता को शांत रखने के लिए। तो ये जो आइडिया है भगवान का, ये कि वो इन तमाम चीज़ों में हमसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन वो हैं हमारे जैसे ही। और इसलिए शायद
हिंदुस्तान में ये कल्पना की गई कि ये उनकी डिपिक्शन, तो हम खड़ी हुई मूर्तियां बनाते हैं ना, तो थक जाते होंगे, तो उनके लिए आसन चाहिए। और आसन जो चाहिए, हम तो ज़मीन पे बैठ सकते हैं, भगवान तो भगवान है, वो ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, तो उनके लिए हमको एक आसन चाहिए। क्या आसन बना? कमल का फूल। सारे भगवान कमल के फूल में बैठते हैं। कमल का फूल क्यों आसन बना होगा? कमल का फूल ही क्यों? तो मुझे ये लगता है कि उस काल में, जिसकी हम अभी पहले बात कर रहे थे, जो एनिमिज्म का पीरियड कहलाता है, उस समय में कोई, और मेरा मानना है कोई एक वो महिला होगी जो अपने शेल्टर से, जो भी उसकी झोपड़ी थी, घर जो भी था, उससे निकल के वो बाहर गई किसी काम की तलाश में, कुछ ढूंढ रही होगी खाने के लिए। तो एक छोटा सा पोखर, तालाब उसको रास्ते में मिला, उसमें स्टैग्नेंट वाटर। तालाब पोखर में तो बहता हुआ पानी नहीं होता ना, ठहरा हुआ पानी होता है। ठहरे हुए पानी में केचुए हो जाते हैं, घोंगे हो जाते हैं, मेंढक होते हैं, सड़े हुए पत्ते होते हैं, कीचड़ होता है और बदबू आती है। और सुंदर, और उसी में कमल का फूल खिलता है। तो ये संभव है कि उस व्यक्ति ने, जो मेरा ख्याल है कि वो कोई औरत होगी, उसने उसे देखा होगा और सोचा होगा कि तुम इस गंध से ऊपर उठ के पवित्र रह सकते। वेरी लॉजिकल, वेरी लॉजिकल। और उसमें शायद ये कल्पना हुई होगी, और इस कल्पना के साथ आदिवासी समुदायों ने कमल के फूल का वेनरेशन शुरू किया होगा। और जब हजारों साल के बाद हमने एंथ्रोपोमॉर्फिक गॉड्स की कल्पना की, और क्योंकि वो हमारे जैसे थे और हम खड़े खड़े थक जाते हैं, हमको बैठने की जगह चाहिए, हमने भगवानों के लिए भी आसन बनाए। और ये सिर्फ इंसानों तक, वो भगवानों तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहे। बुद्धिज्म का जन्म हुआ तो हमने बुद्धा को कमल के फूल में बिठाया। वो तो इट वाज अ एक्सटेंडेड ब्रांच ऑफ हिंदुइज्म ओनली। नहीं, इट वॉजंट एन एक्सटेंडेड ब्रांच ऑफ हिंदुइज्म एक्चुअली। तो वो बात की वो है अप्रोप्रिएशन, क्योंकि गौतम बुद्ध का तो जो पूरा का पूरा रिवोल्ट है वो तो जाति प्रथा के खिलाफ है, और पुनर्जन्म की जो कल्पना है उसके खिलाफ है। गौतम बुद्ध का और महावीर जैन का तो भगवान में कोई विश्वास नहीं है। तो वो एक अलग, जन्म यहीं से हुआ, लेकिन वो एक अलग बिल्कुल विचारधारा के रूप में उभरा, और फिर उसने ट्रैवल किया। और जब उसने ट्रैवल किया है तो कमल का फूल उसके साथ गया। जब वो तिब्बत में पहुंचा है, ये वो काल है जब हिंदुस्तान में तांत्रिक ट्रेडिशन बहुत फैल रहा है, और तांत्रिसिज्म का प्रभाव बुद्धिज्म पर भी पड़ता है। और वो एक उसकी कल्पना करते हैं फीमेल बुद्धा की, तारा, और तारा को भी कमल में बिठा देते हैं। तो तिब्बत में आप जाइए, लद्दाख में जाइए, वहाँ पर तारा की छवि है या मूर्ति है, और वो कमल के फूल में बैठी हुई है। गौतम बुद्ध के साथ हमेशा दो वो होते हैं जिन्हें बोधिसत्वास कहते हैं, जो बुद्ध बनने की परंपरा में रुक गए, कहीं बुद्ध ना बन पाए, वो बोधिसत्वास कहलाते हैं। उनमें एक पद्म पानी है जिनके हाथ में कमल का फूल होता है। उनकी बहुत खूबसूरत पेंटिंग अजंता में है। वो सिक्किम वगैरह पहुंच के वो क्या कहलाते हैं, वो अवलोकितेश्वर, और उनको भी कमल के फूल में बिठाया गया। एक बौद्ध भिक्षु बुद्धिज्म लेके सिक्किम गया, उसका नाम पद्म संभव था, उसे पद्म संभव के नाम से याद किया जाता है। वो भी कमल के फूल में बैठा हुआ है। और फिर ये कल्पना हुई कि जब संसार का नाश होगा, उस वक्त मैत्रेय बुद्धा आएंगे, जैसे हिंदू विश्वास में कल की अवतार आएंगे,
और मुसलमानों में मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे। तो जो मैत्री बुद्धा आएंगे, आई थिंक उसे जजमेंट डे बोलते हैं। हाँ, मैत्री बुद्धा जब आएंगे तो वो भी कमल के फूल में बैठे होंगे, और पूरे बड़े इलाके के अंदर, पूरे लद्दाख से लेके और नेपाल और दार्जिलिंग और उसके आगे जहाँ जहाँ पे बुद्धिज़्म का प्रभाव है, वहाँ पर मैत्री बुद्धा की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं कमल के फूल में। सर एक, सॉरी टू कट यू ऑफ, जी जी। एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे, तो न्यू वर्ल्ड चीज़ें जैसे चिली हो गई, ये अभी अभी आई है, रिसेंटली आई, वो हिस्टोरिकली कभी इंडिया का पार्ट नहीं थी, बट हमारे पास ब्लैक पेपर था, ये मुझे पता है। सर हमारे पास ऐसी क्या स्पाइसेस थी दैट इतने सारे लोग हमारी डिस्कवरी में निकल गए, उनको अपने से स्पाइसेस लेनी थी, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई एंड दैट वी हैड टू फेस देयर कलोनियलिज्म जस्ट बिकॉज कि उनको हमसे स्पाइसेस लेनी थी, कि क्या था उनके जहन? 2 स्पाइसेस, जस्ट 2, ब्लैक पेपर और छोटी इलायची। तो ऐसा क्या था उनमें कि वो ब्लैक पेपर में एक तो उसका मेडिसिनल यूज़ है, और वो हिपोक्रेटिस का नाम सुना होगा आपने। हिपोक्रेटिस ग्रीक था, और वो अपनी दवाइयों में फ्लेवर डालने के लिए एक इंडियन हर्ब इस्तेमाल करता था जिसका नाम है पीपली। पीपली वो इतनी बड़ी होती है, सूखे हुए शहतूत जैसी लगती है, पर उसके बिना च्यवनप्राश नहीं बन सकता। बहुत बहुत लंबे समय से हिंदुस्तान में वो हर्ब्स में इस्तेमाल हो रही है। वो यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी और अरब ट्रेडर्स लेके जाते थे। इस्लाम के आने से बहुत पहले, इस्लाम के जन्म से बहुत पहले अरब के लोग हिंदुस्तान से ट्रेड कर रहे हैं, और हिंदुस्तान के लोग अरब से ट्रेड कर रहे हैं। वो ब्लैक पेपर लेके जाते थे। हिपोक्रेटिस ने उसके बारे में लिखा है, उसने उसको नाम दिया पेपर लॉन्गम, और उससे जब काली मिर्च वहाँ पहुँची उसका नाम भी पेपर इसी वजह से हुआ। दोनों में एक ही केमिकल है जो बाद में डिस्कवर किया गया कि वो मीट को प्रिजर्व करने में बहुत इफेक्टिव है, और तभी वो यूज़ होता था, तभी लोग पीछे भागते थे। इसीलिए, क्योंकि पूरे यूरोप में स्पाइसेस नहीं थी, ये स्पाइसेस नहीं थी स्पेशली, और वो ऑटम के वक्त शिकार करते थे और उस मीट को ड्राई कर लिया करते थे, और उस मीट को सारे जाड़े लास्ट करना होता था, तो उसे बचाना होता था, इसलिए वो पेपर के लिए पेपर। तो फ्रिज की तरह था इनके लिए। हाँ, इसलिए वो वेरी और पेपर इतना इम्पोर्टेंट हो गया था, इट वॉज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। एक समय में अपने वजन के हिसाब से सोने से ज़्यादा महंगा था ब्लैक पेपर। ओके। और इसलिए उसको हासिल करने के लिए वो लोग यहाँ पर आए। ओके सर, अब हम ऐसे करें कि हमारे कंट्री में रिलीजन जरूर डिवाइड तो है, कास्ट डिवाइड है, आई वुड से रीजनल डिवाइड है, कल्चरल डिवाइड है, लिंग्विस्टिक डिवाइड है, बट आज तक हमने, मैं और डिविजन्स क्रिएट नहीं करना चाह रहा, आई थिंक हम एक ही हैं, बट आई थिंक रेशियल डिवाइड भी बहुत है, एंड सम पीपल इग्नॉलेज इट। जैसे साउथ इंडिया में आई थिंक देयर इज अ पार्टी AIDMK, उसके अंदर द्राविडियन लिखा हुआ है, बिकॉज दे आइडेंटिफाई एंड एक्नॉलेज देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। तो क्या है आर्यन इन्वेजन थ्योरी? क्या था? एक मल्टीपल लोग आए, उन्होंने बहुत सारी मारे और बस कॉन्कर करते गए, बिकॉज माइग्रेशन तो ऊपर से ही होगी, नीचे से नहीं होगी, फ्रॉम द कोस्टल एरियाज। तो क्या रियलिटी है आपके हिसाब से? बिकॉज देयर आर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। देखिए, ये अब एक पर्सपेक्टिव हमारे यहाँ दिया जा रहा है कि आर्य तो भारतीय हैं और यहाँ से दुनिया भर में फैले हैं, ये एक पर्सपेक्टिव दिया जा रहा है। इसका इतिहास से कोई लेना देना है नहीं। अगर आप देखें आर्यों के बारे में जितना लिखा गया है, और वो सारे कहानियाँ जो आर्यों से संबंधित हैं, उनमें आप देखें तो उन सब में लगातार घोड़ों का जिक्र है।
और बिना घोड़े के आप आर्य की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन घोड़ा हिंदुस्तानी नहीं है, सेंट्रल एशियन है। ये मंगोलिया में डोमेस्टिकेट किया गया है। वहां पर वाइल्ड हुआ करता था, वहां पे डोमेस्टिकेट हुआ लगभग 10,000 साल पहले। और जो जेनेटिक स्टडीज हो रही हैं उससे ये स्थापित हो चुका है कि किस रास्ते वो हिंदुस्तान आया। बोन्स के रेलिक्स और जो परमाफ्रॉस्ट के एरिया जो थे जहाँ जमे रहते थे, वहाँ पे जो उनके अवशेष मिले हैं, उन सब के डीएनए की स्टडीज से वो रूट डिटरमिन हो गया है जिस रूट से वो हिंदुस्तान आए। और एक रूट खैबर काराकोरम इस इलाके से कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा रूथलेस थे वो, बिकॉज घोड़ा था तो मोबाइल थे वो लोग, बट ऐसा था कि यूरोप में भी जो ये हिटलर और आर्यनिज्म आया वो उन्हीं के कारण आया, क्योंकि वही लोग यूरोप गए और उन्होंने मेल जिनोम को हटा दिया, बिकॉज दे किल्ड एवरी मेल देयर इज। तो इसीलिए जर्मनी ने भी आर्यन बोला कि हम लोग आर्यंस हैं। नहीं, ये उसने उसकी जो पूरी थियोरी है उसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। उसने ये कहा कि कुछ रेसेस रूल करने के लिए पैदा होती हैं और आर्य रूल करने के लिए पैदा हुए हैं और हम आर्य हैं। और वो ही डिडंट स्टॉप देयर। उसने कहा कि प्योर आर्य वो है जिसका रंग सफ़ेद हो, आंखें नीली हों और ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव हो। बाल भी शायद भूरे बोलते बालों का भी कुछ है जिक्र, बट ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। ओके। तो अब ये इसका कोई ताल्लुक किसी साइंस से नहीं है, दिस इज फॉल्स साइंस। उसने ये बिल्ड किया कि वी आर दी, नहीं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि दुनिया में किसी का भी ऐसा नहीं है जो कह सके कि उसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हम जानते हैं, अब जितनी स्टडीज़ हुई हैं उसमें ये साबित हो चुका है कि जिसको हम होमो सेपियन कहते हैं, जिनकी औलादों में से हम सब हैं, वो होमो सेपियंस तो अफ्रीका में विकसित हुए थे और आज से लगभग 70,000 साल पहले माइग्रेशन शुरू हुई। और उनसे पहले भी कुछ माइग्रेशंस हो चुकी थी। वो होमो सेपियंस की नहीं थी, वो निएंडरथल की थी। निएंडरथल पहले वहाँ से निकले। उनसे पहले कुछ होमोनिन्स निकले जो निएंडरथल से भी डिफरेंट थे, पार्ट ऑफ द सेम प्राइमेट फैमिली जिसके अलग अलग ब्रांचेस होती रहती हैं। जब ये होमो सेपियंस नॉर्थ अफ्रीका के आसपास पहुंचते हैं तो निएंडरथल मिलते हैं उनको। यस। एंड नाउ इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड कि निएंडरथल और होमो सेपियंस दे क्रॉस ब्रेड। ओके। या एंड हु आर दोस क्रॉसब्रेड के वंशज? हम। अभी एक मैं पढ़ रहा था, मुझे पता नहीं कितनी डिटेल स्टडी है, पर कहीं एक पेपर छपा है जिसके ऊपर उन्होंने वो लोग जिनके अंदर निएंडरथल का डीएनए कुछ ज़्यादा है, वो ऐसे लोग हैं जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। ओके। और जिनमें कम है वो देर से उठते हैं। तो आई एम एन अर्ली राइजर, तो मेरे अंदर निएंडरथल का ज़्यादा होगा। तो ये अगर इफ दिस थियरी इज ट्रू, तो ये जो आइडिया है कि वो दे वर ग्रेट कॉन्करर्स, दिस दैट एंड दी अदर, वो असल में उस वक्त देयर आर नो नेशंस, देयर आर नो बॉर्डर्स, पीपल आर गोइंग जहाँ जा सकते हैं, जहाँ उनको उनके जानवरों के लिए चारा है, जहाँ उनको ऐसी जगह मिलती है जहाँ वो खेती कर सकते हैं, वो जाके कब्जा कर लेते हैं। कुछ लोग हैं जो वहाँ पहले से रहते हैं और वो उनसे पहले आ गए थे। तो ये भी अब तय हो चुका है
कि आज से लगभग 65,000 साल पहले मध्य भारत में होमोसेपियंस थे। 65,000 साल पहले, ये डीएनए स्टडीज से। और अभी जो दिल्ली के पास हुआ है वो तो कमाल है। अब पता नहीं एएसआई उसको कब खोलेगी, पर मांगर बनी, अगर आप घिटोरनी से आगे निकलें गुड़गांव की तरफ, तो एक सड़क लेफ्ट पे जाती है जो फरीदाबाद जाती है। उस सड़क पे अगर आप जाएंगे तो राइट में एक जंगल है, अरावली के अंदर एक जंगल है जो मांगर बनी कहलाता है। वहाँ मांगर का पेड़ है, बहुत है वहाँ पर। तो उस पर प्रदीप किशन का बहुत काम है उस पूरे एरिया के अंदर। उन्हीं की डिस्कवरी है कि ये मांगर का जंगल है, इसीलिए वो मांगर बनी कहलाता है। उसमें कुछ 2 साल पहले रॉक पेंटिंग्स डिस्कवर हुई हैं जो लगभग 25,000 साल पहले की हैं। 25,000 साल। इंडस वैली से पहले, इंडस वैली तो 5,000 साल पहले, उससे 20,000 साल पहले। केव पेंटिंग्स वाले। इंडस वैली से 5,000 साल पहले की पेंटिंग हमारे पास मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका में 10,000। ये उससे 15,000 साल पुरानी है। तो इस भूखंड में मानवता का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। आर्यों का काल तो 5,000 साल पुराना है। तो शायद वो बाहर से आए होंगे। सभी बाहर से आए हैं, कोई ऐसा नहीं है। और जो पहले आ गया मूल निवासी तो वही होगा। जिनको हम आदिवासी कहते हैं वो उन पहले आने वाले सेटलर्स के डिसेंडेंट्स। एक सेकेंड, तो मतलब जो भी आज ट्राइब्स हैं हाँ इंडिया में, हाँ, संथल ट्राइब हो गया, 2-3 मैं और कोई नाम नहीं है। संथाल हैं, भील हैं, गामेत हैं, मीना भी ट्राइब्स हैं। मीना ट्राइब है राजस्थान में, पर उसके अलावा नागा हैं, मीती हैं, अहोम हैं। तो ये सब के सब लोग, ये सब लोग ओरिजिनल। हाँ, अहोम का मुझको पता नहीं, बिकॉज अहोम शायद आर्य ज़्यादा हैं, फेयर स्किन ज़्यादा हैं वगैरह। तो लेकिन नागा और मणिपुरी और मेती और संथाल और मिज़ो और ये सब जो लोग हैं, और मध्य भारत के अंदर भील हैं, संथाल हैं, और गुजरात में गामित हैं, फिर द्रविडियंस हैं, तमिलियंस हैं, ये सब के सब लोग, ओल्डर पीपल ये। हाँ, तो इनमें बहुत, और लेकिन उसमें ऐसा कहना कि ये प्योर हैं वो इम्प्योर हैं, वो भी गड़बड़ है, क्योंकि कमाल की मिक्सिंग हुई है हमारे यहाँ। जो ये रेशियल प्योरिटी और रेशियल सुपीरियरिटी का जो मिथ है वो मिथ है। और जो भी लोग हैं जो प्योरिटी की बात करते हैं, मेरी उनसे गुजारिश ये है कि अब तो ये संभव है, अपना डीएनए टेस्ट करवा लें। कोई करवाना नहीं चाहता, कोई नहीं करवाने को तैयार है, क्योंकि जो उन्होंने कहानियां बना रखी हैं सब ध्वस्त होने वाली हैं। मैंने जितनी जीनोम स्टडी करी थी सर, जैसे आई थिंक आर्यन का एक जीनोम कोड होता है R1A1 होता है शायद, एग्जैक्टली आइडिया नहीं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो मैंने ये देखा है कि कुछ कम्युनिटीज़ में R1A1 ज़्यादा, बिकॉज वो एंडोगामी प्रैक्टिस करते थे। वो एक विलेज से दूसरे विलेज में ही ज़्यादा से ज़्यादा करते थे, और सरनेम्स वही अपना 3 जनरेशन ऊपर और 5 जनरेशन ऊपर वालों से शादी नहीं करनी है, सरनेम्स वालों से शादी नहीं करनी है। तो आई थिंक एंडोगामी के कारण शायद प्रिजर्वेशन हो गई होगी उनकी किसी एक्सटेंट तक। देखो, ये जो एंडोगामी वगैरह है, ये भी तो में होती है। रोड एक कास्ट है हरियाणा में, कहा जाता है देयर 45% आर्यन, because they have the most R1A1 in India, Indian subcontinent। ऐसा हो सकता है। देखिए, इसकी एक बहुत डिटेल और बहुत प्रॉपर स्टडी होने की ज़रूरत है। ये 1-2 सैंपल की बिना पे तय नहीं हो सकता। बिल्कुल। लेकिन जिस लेवल की मिक्सिंग हुई है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में, लोग कहाँ से कहाँ गए हैं, कितना ट्रैवल करते थे खाने की तलाश में। मतलब मैंने सांची पे एक छोटी सी किताब लिखी तो बच्चों के लिए। तो वहाँ जाके मुझे एक अजीब चीज़ दिखी। एक दरवाज़ा है, उसके सांची के 4 द्वार है ना, तो हर दरवाजे की एक अलग अलग थीम है।
बाहर एक थीम पे कार्विंग है, अंदर एक और थीम पे कार्विंग है, इन पिलर्स के ऊपर एक और थीम पे कार्विंग है। तो ईस्ट गेट के अंदर जो कार्विंग है उसका थीम ये है कि दुनिया भर के जानवर बुद्धा की शरण में आए। जो जानवर वहां हैं दे आर अनबिलीवेबल एनिमल्स। वो हिंदुस्तान की माइथोलॉजी का हिस्सा नहीं है। वो डिफरेंट है। पैरट्स हैं जिनके पंजों की जगह शेर के पैर हैं। शीप हैं जिनके चेहरे ह्यूमन बीइंग्स जैसे हैं। 2 हम्प वाले कैमल्स हैं। बकरियां हैं जिन पे आप राइड कर सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बकरियां हैं। शेर हैं जिनके पर हैं। और एक और तरह का बाघ है जिसके सर में से एक सींग निकला हुआ है, यूनिकॉर्न। ये जानवर हिंदुस्तान की किसी भी धर्म की माइथोलॉजी का हिस्सा नहीं है। वहां कैसे है? कैसे? तो मेरा ये मानना है कि जब सांची का निर्माण हो रहा था अशोका के काल में, सांची से थोड़ा दूर विदिशा है, और विदिशा के पास ज़्यादा दूर नहीं है वो जगह है जो क्या है वो प्रेशर स्टोन, पन्ना इज ए प्रेशर स्टोन, रूबी। ओके। पन्ना में रूबी निकला करती थी, इसलिए उस जगह का नाम पन्ना है। तो पन्ना और गोल्ड की ट्रेड इस इलाके से जो सिल्क रूट था उससे जाके कहीं जुड़ती थी। सिल्क रूट तो एक चल रहा है वहाँ से सिंजियांग से, और वो अरब तक जाता है। और वो जो लास्ट कैरावान था वो 1954 में आया था। उसमें जो डबल हम्प रूट का कैरावान लास्ट 1954 में आया था, और उसमें जो वो आए थे डबल हम्प्ड कैमल्स, उनकी औलादें अब भी वहाँ लद्दाख में हैं। एंड आई बीन देयर सेवरल टाइम्स। जो लास्ट इंडियन विलेज है उसके रास्ते में हुंदर है जहाँ डबल हम्प्ड कैमल्स हैं, जो 1954 में आए थे, और वो कैरावान लौट के नहीं गया तो वो यहीं फंसे। सो वी आर लिंकिंग दोज कार्विंग्स टू द सिल्क रूट और कौन से एनिमल्स? यस। तो उस सिल्क रूट से न सिर्फ यहाँ से सामान जा रहा था, वहाँ से लोग भी आ रहे थे, और उसमें आर्टिजन आते होंगे काम की तलाश में, और वो यहाँ पहुँचे और उनसे कहा गया कि ये कार्विंग हो रही है, and they carve the animals of their mythology. Otherwise, how do you explain those animals there in the middle of Madhya Pradesh? Can be a product of creative thinking. But creative thinking exactly वही जो लोग वहाँ imagine कर रहे हैं इतने दूर. Very true. You know, yes. Creative thinking होगी तो कुछ और भी imagine कर सकते हैं ना. और वो अजीब जगह है. मैं when I was writing this book मैं 10 बच्चों को लेके गया था, प्राइमरी स्कूल के बच्चे, 10 from an English medium school, 10 from a school of underprivileged children. मैं वहाँ कोई 30-40 बार गया हूँ सांची. आई एम फैसिनेटेड बाय दैट प्लेस. तो लेकिन मैंने 8-10 विजिट के बाद कुछ नोट किया था जो एक बच्ची ने पहली विजिट पर नोट कर लिया. उन्होंने कहा सर यहाँ एक भी गाय की कार्विंग नहीं है. ओके. Which is बहुत सारी भैंसें हैं बट नॉट अ सिंगल काउ. व्हाट डज दैट टेल यू? वो इंडियंस ने नहीं करी. नहीं. 3rd century BC में मध्य प्रदेश का वो एरिया हैड फार मोर रेन देन इट हैज नाउ. ओके. क्योंकि भैंस तो पानी का जानवर है. हाँ जी. उस जमाने में भैंसें बहुत होती होंगी. ग्रेजुअली इट हैज ड्राइड अप. अब वहाँ गाय हैं. तो दैट इज हाउ थिंग्स चेंज. और ये लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मिक्सिंग हो रही है. वहाँ से एक और थोड़ी दूर एक जगह है विदिशा में. विदिशा, यू विल नॉट बिलीव इट, विदिशा हैड अ ग्रीक गवर्नर. कैसे? विदिशा इज मध्य प्रदेश. वहाँ तक ग्रीक्स कैसे आए? हेलेनिस्ट ग्रीक, वहाँ का ग्रीक गवर्नर था हु हैड बिकम अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु,
उसने एक विष्णु स्तंभ बनाया वहां पर जो आज भी है. नाउ इफ ग्रीक्स आर इन मध्य प्रदेश, तो ग्रीक माइथोलॉजी भी पहुंची होगी. तो सांची के जो 4 दरवाजे हैं उनके तोरण में दे आर दी स्मॉल स्कल्पचर्स, मिजेट्स होल्डिंग अप दी तोरण. ये आइडिया कहीं एटलस से तो नहीं आया है. बिल्कुल. और इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ सांची देयर इज अ टेम्पल विद एब्सोल्यूट ग्रीक पिलर्स. यही वही हेलेनिस्ट इन्फ्लुएंस काफी मंदिरों पे आया. हाँ हाँ. तो हेलेनिक इन्फ्लुएंस जो है वो बिकॉज ऑफ द ग्रीक्स. तो दैट इज द काइंड ऑफ मिक्सिंग दैट दिस सबकॉन्टिनेंट हैज सीन. अब इसमें आप प्योरिटी की क्या बात कर रहे हैं? आई थिंक इट्स अ एग्जैक्टली हमारे एक पॉलिटिकल साइंस टीचर थे. सो ही सेड, इज इट अ मिक्सिंग पॉट और इज इट अ सैलेड बोल? So we always answered कि mixing pot है because everybody intimated. Yeah, that is my reference. We were talking about स्तंभ, right? I think दिल्ली में भी एक आयरन स्तंभ है, अशोक पिल्लर कहते हैं. अशोक पिलर कहते हैं, उसका अशोक से कोई ताल्लुक है नहीं. क्या बात कर रहे हैं? अशोक डाइड इन 3rd century BC. वो 4th 5th century AD में तो कार्व हुआ है. Okay, but It was cast by a king called Chandra. और he used to rule in central India. Deccan. नहीं, सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश. और वहाँ पर रफली इट हैज़ बीन ट्रेस्ड, जो एस्टिमेट है कि भोपाल से 40 किलोमीटर दूर एक जगह है उदयगिरी. वहाँ बहुत पुराने जैन टेम्पल्स भी हैं. जैन मॉन्क्स वहाँ पूजा करने जाते थे, अलग से तपस्या करने जाते थे. तो उसके आसपास कोई जगह थी, एक पहाड़ी थी जिसका नाम था विष्णुपदा, द फुट ऑफ विष्णु. वहाँ पे उसने ये पिलर लगाया था. बट सिर्फ पिलर ऐसे मैंने सुना है बहुत जगह रखा गया है, 3-4 जगह से ट्रांसफर हुआ वो है. कहानी, वो भी सब कहानियाँ हैं. वो भी कहानियाँ हैं. वो उस एरिया को अलाउद्दीन खिलजी ने कॉन्कर किया था. सो वन ट्रेडिशन इज कि वो ही ब्रॉट इट टू दिल्ली, और उसने उसे, ये जो बहरौली में जो मस्जिद थी उसके बीच में उसने उसको इरेक्ट करवा दिया. और एक और कहानी यह है कि वो महाराजा अनंगपाल उसको लाए थे यहाँ पर. ओके. और अब वो कहानी लगती है, क्योंकि माना जाता है कि वो उसे गड़वा रहे थे ज़मीन में. तो उनका मंदिर का पुजारी आया, प्रीस्ट, और उसने कहा ऐसे इतना गहरा गाड़ो कि वासुकी के फन पर टिक जाए. ये विश्वास है कि जो पृथ्वी है वो वासुकी के फन पर टिकी हुई है. तो वो वासुकी के फन पर टिक जाए, फिर तुम्हारी सत्ता जो है हमेशा रहेगी. तो वो गड़ चुकी थी जब तक वो. तो उसने कहा निकाल के देखो. तो उसे निकाला गया तो साइड से कुछ मिट्टी नीचे फिसल गई, फिसल ही जाती. और उसके नीचे खून लगा हुआ था. तो अनंगपाल ने कहा गाड़ दो, लेकिन अब वो ढीली हो गई थी. और इसलिए हमको कहानी ये सुनाई जाती है कि किल्ली हो गई ढिल्ली और उससे दिल्ली बना. तो अब ये इस तरह की कहानी है. अब इसका इतिहास से क्या लेना देना है मुझे नहीं मालूम. दिल्ली का नाम राजा डिल्लू से नहीं हुआ था? वो भी एक, कौन था राजा देलू, कब था? हम लोग ऐसी कहानियाँ बनाते हैं. पहले हमने भगवान बनाए ऐसे ही चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए. अब हमने ये, दिल्ली कहाँ से आया? क्या हर जगह का कुछ नाम का कारण होना ज़रूरी है? जैसे ये है गिटोरनी का क्या मतलब है? और वैसे लंदन का क्या मतलब है? लंदन का क्या मतलब है? न्यूयॉर्क का तो मतलब है यॉर्क के लोग जाके बस गए न्यूयॉर्क. वो जर्सी के लोग जाके बसे न्यू जर्सी. पर जर्सी का क्या मतलब है? तो ऐसे हर जगह के नाम का कोई अर्थ होना ज़रूरी नहीं है. संभव है हो किसी समय में, और अब वो
लोग भूल भाल गए, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि अब वो बादली गांव है, देवली है, इन शब्दों का क्या मतलब है? कोई ज़रूरी नहीं कि इसका मतलब हो। तो लेकिन ये तो बहुत सारी कहानियाँ ज़्यादा है। बिल्कुल। मेरे को एक क्वेश्चन पे आना था, जैसे हम लोग डिस्कस कर जी रहे थे जी behind जी the scenes। जी आपने बताया था, मुझे वही रीज़न जानना है कि हम लोग हिंदुइज्म में और बाकी अदर रिलीजन जो पॉलीथीस्टिक हैं, वो लोग क्रिमेट करते थे, और जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं वो बरी करते हैं। आपकी टिप्पणी क्या है इस पे? देखिए, मेरा मानना ये है कि जितने भी रिलीजियस बिलीव्स हैं, जितने भी दुनिया भर में, वो इंसान की कोशिश है अपने चारों तरफ के हालात को समझने की, और उसमें उसने कुछ उनके आंसर्स ढूंढे हैं। तो और बहुत सारी प्रैक्टिसेस जो आजकल धर्म से कनेक्टेड हो गई हैं, वो प्रैक्टिसेस, उन प्रैक्टिस का ओरिजिन उस समय में हुआ होगा जब धर्मों ने जन्म भी नहीं लिया था। जैसे जो आपने सवाल पूछा, ये 3 अब्राहमिक रिलीजन हैं, ऑल 3 ऑफ देम बॉर्न इन द सेम एरिया ऑफ अफ्रीका, और वो तीनों के तीनों बरी करते हैं अपने डेड को। तो अब व्हाट आई एम गोइंग टू से मे नॉट बी वेरी इजीली एक्सेप्टेबल, पर बरियल की जो प्रथा है या क्रिमेशन की जो प्रथा है, वो शुरू जब हुई होगी जब परिवार की कल्पना हो गई, उससे पहले नहीं थी। क्योंकि हम तो उस काल में खाने की तलाश में घूमा करते थे, एक जगह से दूसरी जगह। अगर जानवरों का कोई वो मिल गया हर्ड, उसके पीछे लग लिए, और जब भूख लगी तो देखा जो सबसे कमज़ोर जानवर है उसे घेर के मार लिया। हम इकट्ठे मूव कर सकते थे, इंसानों की तो ये स्पेशलिटी थी। हालांकि ये यूनिक नहीं थी इंसानों में, शेर भी झुंड बना के करते हैं, हमने उनसे सीखा होगा, झुंड बना के सबसे कमज़ोर को मार लो, और ये हम आज भी करते हैं, कमज़ोरों को पीटते हैं। तो लेकिन उस ज़माने में हम ये करते होंगे, और उस वक्त परिवार की कोई कल्पना नहीं थी। एक ग्रुप था ह्यूमन बीइंग्स का, छोटे बड़े बहुत सारे ग्रुप थे जो ऐसे ही घूम रहे थे। जब सेक्सुअल अर्ज होती होगी, दे वुड मेट एंड दे विल सेपरेट, और 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होगा। माँ उसकी कौन है सब जानते थे, बाप कौन है किसी को नहीं पता था, बिकॉज दे डिड नॉट पेयर ऑफ फॉर लाइफ। यस। तो और उस दौरान उस औरत ने कई और लोगों के साथ समय बिताया होगा, उस पुरुष ने भी कई और औरतों के साथ समय बिताया होगा, और वो जो बच्चे होते थे वो सारे ग्रुप के बच्चे होते थे, जैसे बहुत सारे आदिवासी समुदायों में अब भी होता है। वो फिर धीरे धीरे विकसित हुआ और परिवार की कल्पना हुई। उससे पहले तो सिर्फ माँ वॉज अ मैटर ऑफ फैक्ट, फादरहुड वॉज अ मैटर ऑफ ओपिनियन, कौन है बाप इसका। जब परिवार बने तब ये हुआ। अब जब परिवार बन गए तो ये आपका पिता है, ये आपका दादा है, ये चाचा है, ये मामा है। तब कोई मरता था तो उसकी फिक्र होती थी, कोई बीमार पड़ता था उसकी फिक्र होती थी। पहले आप जा रहे हैं शिकार करने या खाने की तलाश में जा रहे हैं, कोई गिर के मर गया, आप आगे बढ़ जाते थे। बिल्कुल। एक समय ये भी होगा जब इंसानों ने खाया होगा मरे हुओं को, इन मरे हुए इंसानों को ही। इंसान कैनिबल्स भी हुआ करते थे प्रिमिटिव पीरियड के अंदर। उसके बाद वो स्कैवेंजर्स थे, या दोनों साथ थे, किसी और ने शिकार किया, आप उसे लेके भाग गए और कहीं छुप के खा लिया। तो उस वक्त तक तो ये रिचुअल्स वगैरह थे नहीं। जब परिवार की कल्पना होती है
and the man who has died is your father or your father's father, then you don't want to leave him. जंगल में पड़ा हुआ नहीं छोड़ जाएंगे, क्योंकि ये कल्पना के कोई और जानवर आके उसको उठा के ले जाएगा और खाएगा, और यू नो दैट वाज अ ग्रोटेस्क आइडिया. तो आपने बरी करना शुरू किया. जब आपने आग डिस्कवर कर ली तो आपने क्रीमेट करना शुरू किया. उस पूरे इलाके में जहाँ इस्लाम, यहूदी मत और क्रिश्चियनिटी ने जन्म लिया है, वो कुछ डेजर्ट जैसा ही इलाका है. पेड़ वेड़ वहाँ बहुत कम थे, तो आपने बरी करना शुरू किया. हिंदुस्तान में क्योंकि पेड़ थे, लकड़ी थी, अवेलेबल थी, तो हम आमतौर पर क्रीमेट करते हैं, लेकिन सब क्रीमेट नहीं करते. बहुत सारे आदिवासी समुदाय बरी करते हैं. बहुत सारे समुदायों में अनमैरिड लड़कियां बरी की जाती हैं. ओके. और कुछ आंध्रा में मैं कम से कम एक ब्राह्मण परिवार के बारे में तो जानता हूँ कि उनकी परंपरा बरी करने की है. वो हिंदुस्तान के मिनिस्टर ऑफ इरिगेशन थे, और उनका बेटे को मैं जानता हूँ, ही इज़ मैनी ईयर्स ओल्डर देन मी. तो लेकिन उन्होंने बताया कि हम तो बरी करेंगे, हमारे यहाँ तो बरी करने की परंपरा है. ब्राह्मण हैं वो. तो क्योंकि हमारे यहाँ लकड़ी अवेलेबल है, हमारे यहाँ पानी अवेलेबल है, हमारे जितने साधु संत हैं उनको तो जल समाधि दी जाती है, वो क्रीमेट नहीं किए जाते. यस. तो हमारे यहाँ पानी भी है, लकड़ी भी है, और अलग अलग तरीके हमारे पास. कर सकते हैं, क्रीमेट भी कर सकते हैं. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये रिचुअल्स जो हैं ये धर्मों से पहले के हैं, और एक कल्चरल भी नहीं है. कल्चरल वो आपके एग्जिस्टेंस का वो था. और मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ कि आपके बहुत सारे रिलीजियस विश्वास भी आपकी ज्योग्राफी से तय होते हैं. जैसे पुनर्जन्म केवल उन्हीं सभ्यताओं में है, पुनर्जन्म की कल्पना, जो एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ हैं. क्रॉप्स रीग्रो करती रहती है. एक गेहूं का दाना, घास सूख जाती है, उसका बीज है, उसको आप खा लेते हैं, बचा के रखते हैं, अगले साल उसी मौसम में बो देते हैं तो नया पौधा निकल आता है. ये पुनर्जन्म की कल्पना की शुरुआत यहाँ से हो सकती है. वो लोग जो हंटर्स गैदरर्स थे, उनके यहाँ पुनर्जन्म की, उन्होंने मार दिया तो मार के खा लिया, ख़त्म हो गए, मर गए, ख़त्म हो गए. वो कल्पना नहीं है. ये संभव है कि ये बहुत सारे विश्वास इस तरह पैदा हुए. सर, मारने पे आते हैं. आपके हिसाब से विच इज़ द ओरिजिनल दिल्ली डिश? मतलब दौलत की चाट सुना है, चांदनी चौक में बिकती है. इज़ इट द पीक ऑथेंटिक दिल्ली? जैसे बटर चिकन तो अभी शायद आज़ादी के बाद बना था, बट ऐसी कौन सी चीज़ें, जैसे हैदराबादी बिरयानी एंड केरला में कुछ चीज़ें होती हैं, दिल्ली का ऑथेंटिक क्या है? गोलगप्पे और चाट पापड़ी कह नहीं सकते, बट क्या है? देखिए, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप किसी जगह का ऑथेंटिक कह सकें. मैं असल में खाने के बारे में मेरा ये मानना है कि ऑथेंटिक फूड इज़ अ मिथ. कोई ऑथेंटिक फूड नहीं होता. अगर वो अपनी पुरानी रेसिपी पे बरकरार है तो वो अब तक सड़ चुका है. लाइक एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, फूड ऑल्सो कॉन्स्टेंटली चेंजेस. तो जैसे अब आप देखिए कि अब आप आर यू अ मीट ईटर? यस, समटाइम्स, ओकेजनली. तो अब आप पुरानी दिल्ली जाएंगे तो वो आपको कहेंगे कि साहब वो बिरयानी बिरयानी दिल्ली की है. द वर्ड बिरयान मीन्स कैरामलाइज्ड अनियन. ओके. कैरामलाइज्ड अनियन को बिरयान, वो ये वर्ड बिरयानी है वहाँ से निकला है. So we can officially say that without those onions, it's not a biryani. तो वो बिरयानी के ऊपर स्प्रिंकल की जाती. Okay. बिरयानी बेसिकली क्या है? राइस और मीट. रेसिपीज उसकी इधर उधर हो सकती हैं, बेसिक तो ये है. दुनिया में पहली बार ग्रेन और मीट कब साथ पकाया गया था? दैट इज द बिगिनिंग ऑफ बिरयानी. Okay.
कहीं भी हो सकता है। और जिसको पिलाफ कहते हैं अफ़गानिस्तान में या उज़्बेकिस्तान में या अरब मुल्कों में, सब जगह खाया जाता है। राइस और मीट का मिक्सचर वो दुनिया भर में पकता है। अभी बिरयान के नाम से एक चीज़ भोपाल में मिलती है, बिरयानी नहीं होती, वो बिरयान है। ओके। और आई हैव बीन एबल टू ट्रेस इट कि वो कब पकना शुरू हुआ। इन द टाइम ऑफ द 4th वुमन रूलर ऑफ भोपाल, बेगम सुल्तान जहां, उनके वक्त में वो बिरयान अफ़गानिस्तान से भोपाल पहुंचा होगा, या उनसे पहले 1-2 पीढ़ी पहले आ गया होगा। ये अफ़गानिस्तान से मेरे हिसाब से आई है और वो फैल गई है। वो किसी और रास्ते से दिल्ली भी आ सकती है, आई होगी। पठान दिल्ली में भी बहुत सारे थे। ये भी मुमकिन है कि पठानों को ईरानियों से मिली हो। बिल्कुल। तो अभी एक किताब कोविड के दौरान छपी थी, ऑन दी रेसिपीज ऑफ शाहजहां किचन। I have heard the name. तो अब पहला मुग़ल बादशाह 1526 में बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर, तो और अकबर के बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां। 17th सेंचुरी। जितनी रेसिपीज़ शाहजहां के किचन की हैं, उनमें किसी में भी हल्दी का इस्तेमाल नहीं है। ओके। या आज आप कोई मुगलिया खाना खा लीजिए, वो बिना हल्दी के पक नहीं सकता। जो अकेली डिश है आजकल जो बिना हल्दी के पकती है, वो है कोरमा। तो कोरमा could have a connection to the recipes of Shahjahan's time. That's the only thing we have. Perhaps. दूसरा, उनके ज़माने में खाना पकाने के लिए जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल होता था, शाहजहां के वक्त में सिर्फ देसी घी है। My favorite. Who is cooking in desi ghee now? Nobody is cooking in desi ghee. ये सारे करीम और ये वो कोई देसी घी में नहीं पका रहा है। Yes. खाना पकता था इन द मुगल किचन इन सिल्वर वेसल्स, चांदी के देग थे उनमें। कॉपर भी यूज होता है। कॉपर, अब तो स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। हाउ हीट इज ट्रांसमिटेड इन सिल्वर, इन कॉपर, इन ब्रास, इन एल्युमिनियम, इन स्टील इज टोटली डिफरेंट। तो टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता खाने है। का मज़ा बदल जाएगा। उस ज़माने में कुकिंग लकड़ी पे होती थी, अब गैस पे हो रही है। सी, सो देयर नथिंग कॉल्ड ऑथेंटिक फूड। एवरी जनरेशन, एट टाइम्स, सेवरल टाइम्स विद इन अ जनरेशन, फूड चेंजेस। तो दिल्ली का असली खाना क्या है? दिल्ली जिसमें, अगर इफ़ यू बिलीव द अर्लियर ट्रेडिशंस ऑल्सो, सो तोमर थे, चौहान थे, चौहानों के बाद ये स्लेव डायनेस्टी आई, उसके बाद खिलजी आए, फिर तुगलक आए, फिर लोदी आए, लोदियों के बाद मुग़ल आए, मुग़लों के बाद अंग्रेज़ आए, और इस पूरे दौरान मराठे आए, यस, और रोहिले पठान आए, जाट आए। इन सब ने इस शहर पे राज किया है, या यहाँ रहे हैं, या ऐसे ताराज किया है। वो सब भी तो अपना इन्फ्लुएंस छोड़ के जाएंगे, तो प्योर खाना कैसे बचेगा? तो ये सारी की सारी मिथ हैं। जहाँ तक आपने उसका जिक्र किया था, दौलत की चाट का, एग्जैक्टली यही चीज़ लखनऊ में मिलती है। उसका नाम निमिष है, बस नाम चेंज कर दिया। और वो बनारस में मिलती है, वहाँ उसको मलैया कहते हैं। वही चीज़ है। दूध और क्रीम को इतना फेंटते हैं कि वो झाग बन जाती है। उसमें थोड़ा सा बूरा डालते हैं, थोड़ा सा खोया डालते हैं। ओरिजिनली थोड़ा सा ज़ाफ़रान डालते थे,
जिससे वो केसर, जिससे उसका वो येलो कलर आता था। वो कोई साहब वहाँ से आए होंगे, ले आए होंगे, उनका नाम दौलत चंद या दौलत सिंह होगा या दौलत कुमार होगा, उनके नाम से ये यहाँ मशहूर हो गई। बिल्कुल। जैसे एक कानपुर का बहुत मशहूर लड्डू है, ठग्गू के लड्डू, ठग्गू लड्डू सुना है? और ऐसा कोई रहा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, वो उनकी लाइन थी। तो वो वैसी ही कोई चीज़ बनारस में भी बनती है। तो ये चीज़ें ट्रैवल करती हैं There is nothing pure, there is nothing linked. दे वुड बी समथिंग फ्रॉम हेयर, और बाहर से कुछ आएगा, मिलेगा, उन दोनों के मिलने से कुछ बनेगा। So, but we can't go back to that period and make the exact same dish today. No, you can't. Those conditions don't exist. Those vessels don't exist. Those spices don't exist. और जो स्पाइसेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितनी बदल चुकी हैं इस पूरे प्रोसेस में। अब फर्टिलाइज़र ये वो पड़ने से तो वो मज़ा तो आपको नहीं मिलने वाला। जैसे दालचीनी, दालचीनी ओरिजिनली इंडोनेशिया के पास के जो आइलैंड्स हैं वहाँ की है, सुमात्रा। वहाँ से चीनी ट्रेडर्स उसको चाइना लेके गए। Okay. सिल्क रूट से अरब पहुंची। अरब में उसका नाम दिया गया दार अल चीनी, द बार्क फ्रॉम चाइना। वो हिंदुस्तान आई। दालचीनी, बाग Chinese. So so that's how things travel. I mean, all of these things kind of makes you more conscious. Absolutely. हो जाता है because you know why are some things happening and why have some things happened. Yeah. One last question पे मैं end कर। जी। I have seen that एक हबशी रूलर्स करके भी सिद्धि रूलर्स होते थे, आई थिंक। Who are these people? I think I never, एक गांव भी है शायद इंडिया में जो सिर्फ ब्लैक्स का देना, आई थिंक कीनिया में। गुजरात में है, सिद्धियों के गांव हैं, कई गांव हैं। तो how did they come here and became generals? नहीं, देखो उसमें एक तो स्लेव ट्रेड हो रही थी, स्लेव्स आते थे। तो और ये जो अरब से जुड़े हुए इलाके हैं, अरब लैंड से जुड़े हुए इलाके अफ्रीका के हैं ना, तो वी फॉरगेट। मोहम्मद बिन तुगलक के वक्त में एक आदमी हिंदुस्तान आया था, हु वाज अ ग्रेट स्कॉलर। उसने दिल्ली के बारे में बहुत कुछ लिखा है, और उसके बाद वो मोहम्मद बिन तुगलक का एम्बेसडर बन के चाइना गया था। ओके। वो लौट के आया था, इब्न बतूता। ही वॉज अ मोरक्कन। ओके। तो यू सी, ये ओवरलैंड कितने बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स थे, और ये हज़ारों साल से चल रहे हैं। तो लोग आ रहे थे, जा रहे थे। इफ़ यू लुक एट कोरोनेशन ऑफ शाहजहाँ, और शाहजहाँ की शादी की जो पेंटिंग्स हैं, तो वो मिनिएचर पेंटिंग्स मिल जाएंगी। इफ़ यू सर्च फॉर देम, आपको उनमें काफ़ी ब्लैक लोग मिलेंगे। ओके। वो सारे वो अरब स्लेव्स से ही आए। उनसे थे, उसके बाद आ गए थे, फिर यहाँ बस गए थे। मेनी ऑफ देम वर कमिंग, दे वर ग्रेट ट्रेडर्स। यहाँ से हमारी स्पाइस की ट्रेड हो रही है ना, अरब्स लेके जा रहे हैं। अरब्स का कनेक्शन हिंदुस्तान से बहुत पुराना है, और उसके ज़रिए लोग आते जाते थे। इस्लाम अराइव्ड इन इंडिया फर्स्ट इन केरला। Christianity also arrived in India first in Kerala. कोस्टल एरिया से आए। Coastal area. तो फर्स्ट इन्वेजन जब आई थिंक मोहम्मद बिन कासिम ने करी। मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, उससे बहुत पहले मुसलमान हिंदुस्तान आ रहे हैं। When there is a mosque in Kodangalur in North Kerala, और उसके बारे में कहानी ये है कि King Cheraman, who ruled there, he got to hear of this new religion. Okay. So he traveled. So this is just 7th century, 8th century. So he traveled. He met the Prophet, converted to Islam. He is traveling back when he falls ill and dies. And he tells those people who had gone with him कि मेरे गांव में मस्जिद बना देना। वो मस्जिद आज भी है। It's a functioning masjid. It's a functioning mosque. That's the oldest masjid in India. Yeah.
फिर एक और मॉस्क है जो गुजरात में है, नोन एज दी बरवाडा मॉस्क, मॉस्क बिल्ड बाई आउटसाइडर्स, बरवाडा, बाहर वाले। वो एक बड़ा पोर्ट था, कांधला पोर्ट, यस वहीं पे ही है। दी बे ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ कैम्बे, वहाँ पर वो खंबात की खाड़ी है, वहाँ पे वो मॉस्क है। तो ट्रेडर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये इन्वेजन वगैरह होते रहते हैं, यू नो। तो अब उसको सिर्फ उसी नज़रिए से देखना, और मोहम्मद बिन कासिम डिड नॉट लीव एनी इम्पैक्ट। सर इन्वेडर्स को ही इन्वेड करा है और फिर उनको ही इन्वेड करा है। नहीं, यू सी, एवरीबॉडी इज एन इन्वेडर एट द एंड। प्रॉब्लम ये है कि वी इमेजिन प्री एग्जिस्टिंग बॉर्डर्स। यस, लोग तो दुनिया भर में ऐसे ही गए हैं और जाके सेटल हो गए हैं। जब 65,000 साल पहले यहाँ लोग आके बस चुके हैं, तो ओरिजिनल इनहेबिटेंट तो वही हैं, एवरीबडी एल्स इज एन इन्वेडर, यू नो। आई एग्री विद, तो I even agree with that North Indians are invaders. It is what it is. सब के सब इन्वेडर्स हैं, या कोई भी इन्वेडर नहीं है, यू नो। ये नहीं हो सकता कि हमारे आने के मतलब ये वही है। इट इज, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। पर्सपेक्टिव की बात हो जाती है। अब लोग ये कह रहे हैं कि ये अब जब से ये इधर के लोग आ गए हैं ना, ये बिहार के दिल्ली में बड़ी भीड़ हो गई, बड़ी गड़बड़ हो गई है। आप भी तो आए थे, बिल्कुल। जब आप आए थे तो कोई और कहता था तो कोई परेशानी नहीं थी। अब कोई ना आए, हमारे आने के बाद बाहर से आने वाले बंद हो जाएं, क्यों? आपका क्या क्लेम है? तो ये इट इज द सेम काइंड ऑफ थिंग। और वो डीटीसी की बस में होता है। यस, जब तक आप बाहर हैं आप शोर मचा रहे हैं, जब आप अंदर घुस गए कहते हैं नहीं अब जगह नहीं है। वेरी लॉजिक, क्यों नो, वेरी माइक्रो पर्सपेक्टिव। तो ये वो मेंटेलिटी है। इट इज अ वेरी नैरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ थिंग्स ग्रो, हाउ सिटीज ग्रो, हाउ नेशंस आर बिल्ट। इट इज ऑल थ्रू, बिकॉज इफ आज की दिल्ली में से सारे माइग्रेंट्स को निकाल दो, बचेगा ही नहीं कुछ। उसके साथ क्या क्या गायब हो जाएगा, ये भी तो सोचो। दिल्ली ही नहीं बचेगी सर। तो if you don't have migrations, you don't have growth. There is no city in the world जहाँ पे नेटिव पॉपुलेशन रहती हो। नेटिव पॉपुलेशन गांव में रहती है। माइग्रेंट्स टर्न अ प्लेस इनटू अ सिटी, और इसलिए अ सिटी ऑलवेज हैज टू बी कॉस्मोपॉलिटन। जिस दिन आपने कहना शुरू कर दिया कि तमिल बोलने वाले दिल्ली में नहीं रह सकते, उस दिन दिल्ली ख़त्म। या मलयालम बोलने वाले, या मगधी बोलने वाले, या भोजपुरी बोलने वाले। अब आज दिल्ली की 30% पॉपुलेशन आर मैथिल एंड भोजपुरी स्पीकर, 30%। ओके। In 1947, दिल्ली की पॉपुलेशन was reduced from 900,000 to 600,000, and then it got 800,000 migrants after partition. 8 लाख लोग आ गए थे इन अ सिटी जिसकी पॉपुलेशन 6 लाख थी। पंजाबीज, तो इट बिकेम अ पंजाबी सिटी। यस, आई थिंक उसने काफी इन्फ्लुएंस कर रहा है। नहीं, बिल्कुल किया है। और अब बिहार के लोग कर रहे हैं। हर मेट्रो स्टेशन के बाहर लिट्टी चोखा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? It's very tasty. Yeah, you know, so that is how things mix, and that is how cities grow. Very true. So we'll take one last moment, one last question. Bengal famine. जो था. So I think the story says that Winston Churchill redirected certain important resources and essentials to support the war cause. और उसके कारण मिलियंस की डेथ हुई है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आज तक देयर इज अ नोशन कि वो पास डाउन हुई हैं जेनेटिकली, कि बिकॉज दे वर मैल नरिश्ड, सो ऑब्वियसली इन्फीरियर जीन्स हो जाती हैं। उनका बच्चा पैदा होगा वो भी पतला होएगा, वो भी थोड़ा सा लेस मसल्ड, लेस प्रोटीन से युक्त, बिकॉज मैल नरिश्ड के ऑफ स्प्रिंग है। तो इज इट ट्रू कि ये अभी तक इफेक्ट हो रहा है? इज इट ट्रू दैट इट वॉज रीडायरेक्टेड बिकॉज ऑफ वॉर एंड वी डिजर्व्ड इट? I don't
understand why did we deserve it. But it was diverted. Millions died because throughout that period, rice was being exported Yes. from Bengal, and people didn't have enough to eat, and it would certainly have affected several generations, malnutrition and all that. तो और अभी जो अफ्रीका में हो रहा है, बिल्कुल. what they are doing to Palestine right now. तो ये this is how imperialism functions. और वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं डिस्पाइट व्हाट इजराइल इज डूइंग. Yes. और कितने लोग मारे गए हैं, मतलब, एंड दे आर टारगेटिंग यंग चिल्ड्रन बिकॉज दे डू नॉट वांट द पैलेस्टीनियन पीपल टू सर्वाइव, सो किल चिल्ड्रन. ये सिस्टमैटिक टारगेटिंग है ऑफ अ जेनोसाइड, मार रहे हैं. Very dark. और ये अंग्रेजों ने किया, 200 साल हमारे साथ किया उन्होंने. तो द काइंड ऑफ हंगर, द काइंड ऑफ स्टारवेशन that was visited on this country. A recent revelation had come कि certain Punjabi soldiers were used as lab rats. ये होता था हाँ, literally. खूब होता था. अब भी जो ये मल्टीनेशनल्स की दवाइयाँ हैं, उनका टेस्ट अनअनाउंस्ड होता है और थर्ड वर्ल्ड में खूब होता है. लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनको इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, क्या हो रहा है. So we have not evolved as a civilization ऐसे. नहीं, you see, वो जो कंट्रोल है इनका on whether it is medicine or our resources. अब अभी जो ये ट्रम्प साहब ने कर दिया है, उसका नतीजा क्या होने वाला है. हम तो बहुत जाके कह रहे थे कि अगली बार ट्रम्प सरकार, ट्रम्प साहब आ गए. supported Trump a lot, yeah. अब ट्रम्प साहब आ गए, ज़्यादा सपोर्ट मिला था उनको. हाँ. 50% अभी आज का वो एस्टिमेट है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी टू द यूएस, उसमें कम से कम 40% की गिरावट आने वाली है. That's a lot. 20-30 बिलियन डॉलर्स होगा एटलीस्ट. हाँ, वो शायद इट इज क्लोज टू, आई एम फॉरगेटिंग द फिगर, बट was about certain thousand 60 billion dollars something that is going to come down to about 30. Okay. Our exports by next year. There's been a major crash in the share market. Recession is on the way. और लाखों की नौकरियां खत्म होंगी. बिकॉज हमारा क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, हमारे फैब्रिक हो रहे हैं, बिल्कुल, लेदर गुड्स हो रहे हैं, यस, कारपेट हो रहे हैं, हैंड क्राफ्टेड ज्वेलरी हो रही है. ये सब लेबर इंटेंसिव है. लाखों की नौकरियां जाने वाली हैं. एंड वी ऑलरेडी आर लुकिंग एट अ सीरियस अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया राइट नाउ, and is going to exacerbate. I mean, we ended this on a very, I would say a very. But no, it is a very serious situation. I think Trump wants the recession kahin na kahin. People say it's a hypothesis. Trump is an idiot. Trump believes that through this, he is going to, the unemployment in America is going to be solved because they are going to produce everything themselves. Yes. Except America doesn't have the raw material, doesn't have the resources, and their working class is not geared to producing this. Because I think उनकी human resource बहुत expensive भी है, so it's very difficult for them to afford themselves. नहीं, expensive के अलावा they are not into that kind of grinding work जो हमारे यहाँ ये पंजाब की जो फाउंड्रीज में जो काम हो रहा है, हमारी स्वेट शॉप्स के अंदर जो हमारे क्राफ्ट्स पर्सन लगे हुए वीविंग और एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, अमेरिका में कौन है वो? कोई नहीं. और उतना चीप भी नहीं है सर. चीप तो बिल्कुल नहीं है. The American consumer won't tolerate that price hike. हाँ. I mean, yeah, I think it's going to lead to serious recession all over the world. And some people say that it's going to be worse than 2007.
2007 was a child's play. What is going to happen now is going to be terrible. What do you think is the savior here? Well, the savior would be the American people throw Trump out. Okay. And they go through a change of policy. And serious change of policies are required all along. With regards to tariffs. All over the world, you have these kind of people who have absolutely no idea of how the world is so deeply interdependent that, एक छोटा सा मूव भी सबको अफेक्ट करे. हाँ, सबको असर करेगा. So do you have time? 1 बजने वाला है, नहीं मेरा ख्याल है. We can wind it up if you have More one more question? last question. You अरे can मैं do that. Yeah, मैं तो yeah. मजा आ रहा है just letting you guys know. मेरे को एक चीज़ पूछना था दिल्ली देहात के बारे में. बहुत सारी सल्तनत आई, बहुत ज़्यादा लोग आए गए. मेरा क्वेश्चन मन में 2 पार्ट्स में है. एक कि जो तुर्किक लोग आए और जो उज़्बेक या जो जैसे भी डिफरेंट रेसेस डिफरेंट कल्चर्स के लोग आए, वो यहाँ पे आके कैसे सर्वाइव करा. जैसे तुर्किक लोग आए, ऑब्वियसली मुगल्स वर मिक्स्ड, मंगोल्स एंड तुर्क्स थे वो, बट तुर्किक लोग भी आए थे, अफगानी लोग भी आए थे. क्या उनका कल्चर आज भी सर्वाइव कर रहा है? क्या वो लोग एज दे वर सर्वाइव करे कि वो भी मिक्स हो गए हैं? नहीं, देखो, एक तो एज आई वाज सेइंग अबाउट फूड, there is nothing that survives in its pristine form. Everything has to change. जिनको हम जो सल्तनत पीरियड की जब हम बात करते हैं और जो स्लेव डायनेस्टी की बात करते हैं, that is the only time when the Turks were in power. The slaves were young Turk boys and girls that were kidnapped from Turkey and sold into slavery. टर्की और तुर्कमेनिस्तान. The Okay, that way. area that we call Turkey now, but the area of Turkmenia, उसके अलग अलग नाम हैं, but that is the area. Okay. So they were, slave trade was happening all over. So people were being kidnapped and sold into slavery. So there was, when Mahmud of War comes to Delhi, among his army there were these Turk soldiers who were all his slaves. Okay. And but some of them were slaves only in name, because Qutbuddin Aibak was sold into the house of the Ghors as a child, as a That is why slave it's called child. the slave dynasty. And he grew up and he was a sharp kid, so they began to give him military training. Then when he came of age, he joined the military and he was a very capable soldier. So he kept on getting promoted. By the time he comes to India, he is already a senior commander. Okay. He is a slave only in name. But he probably had his own slaves by that time. And when Mahmud of War decides to go back, the capital is not Delhi, the capital is in Lahore at that time. Okay, Lahore is that old. So Delhi becomes capital only in the time of Shamsuddin Altamash. Mahmud of War, his capital was Lahore. Qutbuddin Aibak ruled from there. He is buried there in Lahore. So, and Mahmud of War makes him governor of his territories in India and leaves. Qutbuddin Aibak does not have a son. He marries his daughter to one of his own slaves who he frees, and that is Iltutmish. And that is why slave dynasty kaha gaya. Then Iltutmish had 2 sons and a daughter. So Razia Sultan, Muizuddin Bahram Shah, and there is one more. They rule one after the other. And then a couple of others, and then you have Ghiyasuddin Balban, who is the last, who was also a slave and who later takes over. So you have for 90 years these slaves rule. Their masters were Pathans. Mahmud of War is not a Turk. The Khiljis claim to be Turks, but they were also probably Mixed. Afghans, Okay, or Afghans mixed. only. Okay. And then the Tughlaqs were Afghans and the Lodhis were Afghans. So, but
you know, you didn't have these clearly defined borders, so there were people Yes. mixing, etc. So there would have been, It was a period of war ही होती रहती थी. and even otherwise, people kept on traveling, settled down, etc. So, you know, so those people came and settled down here, and they would have maybe in 10 years or maybe less, they would have started acquiring Indian taste and started speaking the local language and all that. You अच्छा know. तो फिर जाके Yeah, you know, up now you have first generation Tamilians. yes उनके बच्चे तो हिंदी बोल रहे हैं ना यहाँ पर. true उनके पेरेंट्स could still be speaking Tamil at home, but the kids may not be speaking Tamil at home, Yes. and their children certainly will not be speaking Tamil at home. But they pick up words of Hindi, Hindustani, Punjabi, etc. Now, when we came back, in our childhood, we had gone to Aligarh, but when we came back in 64, you could not grow in Delhi without picking up Punjabi. very true. You know, 47, so it was not even 20 years. गेड़ी पे चलते हैं. In my class, there were a whole lot of Punjabi kids, etc., who used to regularly speak Punjabi, so you picked up. Yes. But my daughters, they don't have that much access to Punjabi as I have. Okay. You know, so that is how it changes. In 2 generations, thing would change, and you would begin to speak the language. Amir Khusro Yes. begins writing his poetry in Hindi. Okay. You know, so that's how it mixes. New blood comes in, it mixes, and you know something else happens. So that is how people mix. And as for my second part of the same question, सल्तनत आई गई, देहात सेम रह गया. दिल्ली का देहात अनटच्ड क्यों रहा है? अगर आप इनको गांव बहुत साल पुराने नहीं, बहुत ज़्यादा अनटच कुछ ना कुछ तो मिक्सिंग हुई है, बिकॉज इन फॉर एग्जाम्पल जस्ट फॉर कंटेक्स्ट मैं बताना चाहता था कि दिल्ली में गांव भी हैं और यहाँ के कुछ लोग नेटिव भी कह सकते हैं. हाँ, नहीं बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन ये जो चेंज होता है वो अजीब तरीके से होता है. कालू सराय जो गांव है वो मुसलमान जाटों का गांव था. मुसलमान जाट लोग होते हैं. जाट दे कन्वर्टेड, जाट्स कन्वर्टेड एंड बिकेम मुस्लिम्स. जाट मुसलमान है और गुजर मुसलमान है, उनको घोसी कहते हैं. गुजर मुसलमानों को घोसी कहते हैं. घोसी कहते हैं, वो वही करते हैं जो गुजर करते हैं. जानवर पालते हैं, उनका दूध बेचते हैं और पहलवानी करते हैं. हाँ. Yeah, so this happens. एक गामा पहलवान करके भी था. वो भी कुछ बहुत मशहूर पहलवान था. तो ये that is how it happens. और मतलब हमारे पास टाइम नहीं है, पर ये जो कालू सराय गांव है उसकी मेरे पास एक कमाल की कहानी है. ओके. जब एक जाटों की पंचायत बुलाई गई थी और कालू सराय के लोगों से कह दिया था कि थम कैसे आ गए, हमें तो बुलावा नहीं था, न्योता ना था. दे स्टूड आउटसाइड, और ये जो इस इलाके की जो खाप पंचायत है उसके जब लोग पहुँचे, बेर सराय के, जिया सराय के, कालू सराय के, ये सब लोग पहुँचे, तो उन्होंने कहा भाई चौधरी कैसे खड़े हो? कहने लगे हम कह दिया कि हमारा नोता ना है. तो कहने लगे तम ना जा रहे थे, हम भी ना जा रहे. तो इस पूरी खाप पंचायत ने बाइकआउट कर दी. महरौली में पंचायत हुई थी. फाइनली जिसने बुलाई थी उसको माफ़ी मांगनी पड़ी, अपनी पगड़ी उतार के जूतों में रखनी पड़ी, बिकॉज उन्होंने कहा ये कैसे होगा, हमारे खाप का एक गांव आपने कैसे रोक दिया. और वो कौन लोग थे जिन्होंने रोका था? उनकी ये खास पॉलिटिक्स थी. दे वांटेड टू कीप देम आउट एंड दे वांटेड टू रिप्लेस जो एक 52 गांव की पंचायत के जो चौधरी थे उनको हटा के एक नई राजनीति लाना चाह रहे थे. तो उन्होंने बुलाया और उनकी राजनीति ये थी कि वो कालू सराय वालों को बाहर रखना चाहते थे. तो पूरी खाप उनके साथ खड़ी हो गई. तो ये मुझे कटवारिया सराय के एक जाट ने सुनाया किस्सा. अच्छा. हाँ, सनसनवाल जाट मेरा जूनियर था यूनिवर्सिटी में. तो ये मिक्सिंग इस तरीके से भी होती है ना.
ये मिक्सिंग, वो जाट हैं। अब ये मेवात में जितने मुसलमान हैं वो कौन है? वो सब जाट हैं। सब जाट हैं, और मेवात क्या? के आदिम, ओके। हाँ भाई, ये तुम्हारे जाटों के जो नाम है, सरनेम? सरनेम, पवार, डागर, हाँ गंडास, शौकीन, हाँ, तो ऐसे कुछ और नाम भी है ना वो, सर अल्फाबेट। ये बताता हूँ, वो मुसलमान जाटों के जो नाम है वो हिंदू जाटों में भी है सरनेम। तो मलिक, मलिक, हाँ। मलिक मुसलमान जाट भी है और हिंदू जाट पाकिस्तान में भी मलिक जाट भी है। हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, तो शोएब ऐसे बहुत, मलिक गुजर है। हाँ हाँ, ऐसे बहुत सारे कॉमन है। पूरा का पूरा गांव कन्वर्ट हो गया। आई थिंक जाटों को मुझे मुस्लिम में नोट होता है, जाट बोलते हैं, ज। अब ये मुझे पता नहीं, ये मुझे मैंने कहीं पढ़ा था, अच्छा अच्छा जट, जाट। अच्छा। ऐसा राजपूतों में है, हिंदू राजपूत है, मुसलमान राजपूत है। I think राठौर, नवाज शरीफ इज अ राजपूत। हाँ राठौर, राठौर इज अ कॉमन नेम अमंग मुस्लिम राजपूत एंड हिंदू तो राजपूत। सर अब डिवीजन कहाँ ढूंढोगे आप? हाँ, तो यही तो है, आप डिविजन्स क्रिएट कर रहे हो। ये लोग समझते नहीं है। जब लोग साथ रहते हैं तो ये होता है, वो एक दूसरे का गला नहीं काट रहे होते। आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा और पढ़ना चाहिए कि जो आप डिविजन सोच रहे हो एक्चुअली डिविजन्स नहीं है। तो आई थिंक एवरीबडी हु इज एक्चुअली क्रिएटिंग एनमिटी ऑफ सम काइंड, उसको एक बार थोड़ा इतिहास में व्हाट, हाउ, व्हेन, बस ये पढ़ लोगे ना तो आपको सब क्लैरिटी आ जाएगी। आई थिंक सो इट मेक्स यू मोर कॉन्शियस पर्सन एंड पीसफुल पर्सन। आप शांत रहेंगे। आई थिंक लेट्स एंड इट सर। Yeah, I mean, thank it you was an very much. enlightening episode Thank you, for thank me. I mean, ये stories, I hope, and I know for sure, I hope भी नहीं, आपको ज़्यादा conscious बना चुकी है. Because I think it is the need of the hour and the lowest hanging fruit for us to actually do this first before actually forming opinions about things. So, inform first and then speak. तभी I think it would be conclusive. Absolutely. That's it. Yeah. Thank you so Thank you much. very much. Thank you.